हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम लोग एक राउंड ट्रिप पे हैं और हमारा थर्ड फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज में हम गुड़गांव दिल्ली से राजस्थान पहुंचे थे। राजस्थान से हम लोग चल के द्वारका पहुंचे थे। द्वारका हम लोग घूम करके फिर खंबात आ गए थे और खंबात से कल दोपहर को 3:30 बजे मेरी मीटिंग हो गई थी और बहुत अच्छा समय रहा सुरेश भाई जी के साथ। सुरेश भाई जी ने बहुत उनके साथ में समय बीता और बहुत अच्छे इंसान है वो। और 3:30 बजे मैं निकला था वहां से और वहां से चलते चलते करीब आनंद होते हुए, फिर वडोदरा होते हुए, फिर गोधरा, दाहोद होते हुए मैंने एमपी में एंटर किया और फिर मैं इंदौर पहुंचा। मेरा जो प्लान था वो यही था कि मैं इंदौर में रुकूंगा कहीं, लेकिन जब मैं इंदौर पहुंचा तो करीब 11 बजे हुए थे। सब कुछ बंद नजर आ रहा था। तो मुझे लगा, और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हम अजयगढ़ की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। तो मुझे लगा कि जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़े। तो फिर रास्ते में देवास आया और देवास के आसपास मुझे लगा कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। करीब 1:30 बज चुका था। फिर एक अच्छी जगह पे मैंने खाना खाया और एक अच्छी बात ये लगी कि जो मैंने खाना खाया बिल्कुल उड़द चने की दाल थी वहाँ पे, बिल्कुल जैसे हम लोग गुरुद्वारे में लंगर वाले दाल का टेस्ट होता है, बिल्कुल मिलता जुलता था टेस्ट था। और एक अच्छी बात लगी कि अधिकतर ढाबों में जो रहता है ना कि जब हम ढाबे पे कहीं तंदूरी रोटी खाते हैं तो वो वाइट कलर की होती है, मैदा यूज करते हैं, लेकिन उनकी रोटी ऐसी थी जैसे हम अपने घर के आटे की रोटी बनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछी ये बात कि भैया ये आपके यहाँ पे रोटी इतनी अच्छी क्यों लग रही है मुझे? अधिकतर ढाबों में तो सफेद से रंग की मैदे की रोटी होती है। तो बोलता है कि भैया हम लोग यहाँ पर अपनी गेहूँ रखते हैं, अपनी गेहूँ खुद पिसवा करके और हम यहाँ पर देते हैं। तो ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी। एक रोड साइड टाइप ढाबा था, छोटा नहीं था, अच्छा बड़ा था। रोड साइड अच्छे ढाबे पे मैंने खाना खाया और बिल्कुल घर जैसा स्वाद आया, लंगर जैसा स्वाद आया। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं, एक टोल टैक्स पे, बड़ा टोल टैक्स था देवास से आगे ही। तो वहाँ पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। तो मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे नींद आ रही है और मैं अपनी गाड़ी में ही यहाँ पे गाड़ी लगा के सो जाऊँ। तो मतलब एमपी में मुझे अच्छे लोग मिले अभी तक सारे। तो उन्होंने कहा भैया आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करो जब तक आपको रेस्ट करना है। तो फिर हमारी आज सुबह 7 से 8 हमारी गुरुदेव टीसी छाबड़ा सर की मीटिंग थी। तो मैं 6:30 बजे का अलार्म लगा के सोया था, क्योंकि लेट सोया था, मुझे लगा नींद ना आती रहे। तो 6:30 का मैं अलार्म लगा लिया मैंने। फिर उठ करके फ्रेश होकर के 7 बजे फिर मीटिंग अटेंड हुई और मीटिंग अटेंड करते करते मैं वॉक करते ड्राइव करते करते भोपाल से निकल चुका हूं मैं। भोपाल बाईपास क्रॉस हो रहा है और अभी हमारा जो प्लान है वो अजयगढ़ पहुंचना है शाम। हमारा जो प्लान है वो है अजयगढ़ पहुंचना है हमें शाम तक। और करीब यहाँ से 400-450 किलोमीटर है, अंदाजा 418 किलोमीटर है यहाँ से। तो बड़े आराम से मैं पहुंच पाऊंगा। और मुझे यहाँ पर एक बात मैंने देखी, मुझे अपनी क्षमताओं का पता चल पा रहा है कि मैं सोचता था कि मैं लंबी ड्राइव नहीं कर सकता, या फिर 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा तक नहीं चलाई जा सकती गाड़ी, या फिर ऐसा भी लगता है कि मुझे 10 बजते ही नींद आती है। ये बात मैं बोला करता था। लेकिन जब बड़ा लक्ष्य ले लेते हैं ना, एक्चुअली हम लोग ये सोलन जाते थे तो 250 किलोमीटर का सफर होता था, वो छोटा लक्ष्य होता था, रास्ते में नींद भी आती थी, 10 बार रुकते भी थे, लेकिन ये बड़ा लक्ष्य था। तो बिल्कुल यहाँ से मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई कि अगर हम बड़े लक्ष्य लेकर के काम करें तो फिर हमें हमारी क्षमताओं का पता चलता है। तो ये एक मुझे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर प्रैक्टिकल, क्योंकि ये बात मैं अपनी टीम में भी बोलता हूँ काफ़ी दिनों से, और हम अपनी टीम में भी इस तरीके की बातें करते रहते हैं। लेकिन ये मुझे खुद प्रैक्टिकल करने का ये मौका मिला कि जब मैंने टारगेट ले लिया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जब हमने थंबनेल में लिखा है कि 3000 किलोमीटर, ये हमारे एक एजम्पशन था कि इतने हम चलेंगे अंदाजा, लेकिन करीब हमारा जो सफ़र होगा वो करीब जैसा मैंने अभी तक कैलकुलेशन लगाई है वो 3800 किलोमीटर का सफ़र हमारा हो जाएगा। और एक ये बहुत अच्छी मेरे लिए तो अचीवमेंट है कि मैं इतने अच्छे काम को
इतने बड़े काम को और इतनी स्मूथ तरीके से कर पा रहा हूँ और बहुत मज़े से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैंने कहीं पर भी रैश ड्राइविंग नहीं की। हाँ, एक बार ट्रेन से रेस लगाई थी, तब मैंने गाड़ी 110-120 पे चलाई थी, और वो भी हार्डली 4-5 मिनट के लिए, और वो भी ऐसे ही शौक चढ़ गया था। वो ट्रेन चल रही थी साथ में, तो मुझे लगा ये ट्रेन को पीछे करते हैं। बस वो 5 मिनट मैंने थोड़ी सी रैश ड्राइविंग की है। उसके अलावा मैंने पूरे अभी तक जो मेरे करीब 2500-2600 किलोमीटर हो चुके हैं, कोई रैश ड्राइविंग नहीं की। 60-70-80 की स्पीड पे मैं आराम से मूव करता जा रहा हूँ। लॉन्ग ड्राइव का पूरा एंजॉय करते हुए, थोड़ा इधर रोड पे, कभी इधर, पूरी नज़र रखते हुए चल रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और ज़रूर आप भी इससे मैसेज ले सकते हैं कि छोटे लक्ष्य नहीं, बड़े लक्ष्य लेंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी और अपनी कैपेसिटी का पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं आगे। अच्छी सी कोई डेस्टिनेशन आती है, अच्छा कोई मौका आता है। बहुत सारे आगे नए अच्छे शहर आ रहे हैं। विदिशा का नाम पढ़ रहा हूँ मैं, आ रहा है। सागर का नाम पढ़ रहा हूँ मैं, आ रहा है। और भी काफ़ी चीज़ें आगे आ रही हैं। तो जैसे जो चीज़ें मिलती रहेंगी, दिखती रहेंगी, तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, और कहीं ना कहीं आप जब लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी करें, आपको कोई बात अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें, अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट करें, क्योंकि अगर मेरी कोई गलती है तो मैं ही तो सुधारूंगा, और तो कोई नहीं सुधारेगा ना। तो मेरी गलती है तो मुझे बताएं, और मेरी कोई अच्छाई है तो आप दूसरों को बताएं। आपकी मर्जी है, नहीं भी बताएंगे तो भी कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगा, मुझे यही खुशी है कि आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। कर्क रेखा पे एक चाय की दुकान भी है, यहाँ पर रुकते हैं, 10 मिनट चाय पीते हैं, फोटो खींचेंगे। हाँ, जब साथ में रेस्टोरेंट मिल गया तो इसका फायदा उठाना चाहिए। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं इस बार। अब यहाँ एमपी कितना रहेगा फिर हम तो कर 1.5 MB में तो चली रहे हैं। एमपी में ही हूँ मैं, भोपाल से निकल गया हूँ, भोपाल से आगे आ गया, विदिशा पहुँचने वाला हूँ। विदिशा मैं जैसे भोपाल से आगे बढ़ रहा था और विदिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ। विदिशा यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है, और जैसे ही मैं निकल रहा था तो मुझे बोर्ड नज़र आया कि कर्क रेखा जो है हमारे देश में बीच में से जो निकलती है, सेंटर में से, रायसेन जिला है ये। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम बचपन से जिसके बारे में अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, ज्योग्राफी में, और अगर मैं उस जगह से मैं निकल रहा हूँ तो एक बहुत अच्छी मुझे फीलिंग आई, और मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए, और मैं रुका यहाँ पे। और मैं आपके साथ भी अपना ये बहुत अच्छा पल एंजॉय करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा पल शेयर करना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि मैं बिल्कुल कर्क रेखा पे खड़ा हूँ, हिंदुस्तान के बिल्कुल सेंटर से ये कर्क रेखा निकल रही है। तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और आप देख करके आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने को मिल रही हैं जो किताबों में पढ़ा करते थे, वीडियोज़ में देखा करते थे, टीवी में देखा करते थे, और आज हम साक्षात बिल्कुल वहीं पर हैं। एक बहुत अच्छा पल है, बहुत अच्छा खुशी का पल है मेरे लिए। सो गाइस, हम लोग भोपाल से निकले हुए हैं, और विदिशा कितने किलोमीटर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। विदिशा 30 किलोमीटर। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी सांची, और मुझे यहाँ पर आके पता चला कि बुद्ध भगवान का यहाँ पर बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट्स हैं और बहुत अच्छा मंदिर है। सांची स्तूपा को हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो मुझे लगा कि मौका है, इस मौके को लेना चाहिए, और मैंने यहाँ पे अभी एंटर किया है। 10 मिनट लग रहे हैं अभी, वो बोल रहे हैं कि डेट चेंज हो रही है, टिकट लेने में 10 मिनट लगेंगे। 40 रुपीज़ का टिकट है यहाँ पे, तो मैं टिकट लेके अभी जाऊँगा, थोड़ी देर वहाँ पर घूमता हूँ, और उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मिलते हैं आगे। सो जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि हम कर्क रेखा से निकलते हुए अभी सांची पहुँचे, और सांची पहुँच करके मैं अभी सांची की स्तूपा जाने की टिकट लेकर ड्राइव वे जो रास्ता बना हुआ है, ये नया रास्ता है, इससे चल पड़ा हूँ।
एक पुराना रास्ता भी है जो सीढ़ियों से होकर के जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी भी है और ड्राइव करके जाना है, इसलिए मैं इस नए रास्ते से जा रहा हूँ। बौद्ध स्मारकों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध सांची मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और सांची के स्तूप जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हुए हैं और यहाँ बहुत भारी संख्या में यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं और सांची के स्तूप मंदिर देखकर असीम शांति का अनुभव होता है। सांची वैसे तो प्राचीन काल से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है और पहले से ही यहाँ पर बहुत दूर दूर से जो पर्यटक आते रहे हैं। यहाँ की पहाड़ी से सांची नगर का पूरा सौंदर्य देखते ही बनता है और बारिशों के दिनों में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सांची में बौद्ध मंदिर, स्तूप क्रमांक 1, 2, 3, स्तंभ मंदिर, चैताल्य विहार, संग्रहालय, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर जगहें देखने के लिए हैं, जिसको हम आगे चल कर के अभी देखते हैं। एक बार हम गाड़ी पार्क कर देते हैं अपनी, फिर आगे चल कर के इसको देखते हैं। ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है, ये यहाँ का, जैसा मैं बात कर रहा था, यहाँ का जो एक म्यूज़ियम है और यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं और एंट्री करके फिर हम लोग जाएंगे स्तूपा देखने के लिए। और यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान बुद्ध और उनसे जुड़े हुए शिष्य यहाँ पर आकर के काफ़ी यहाँ पर आते थे। और सांची पर तो ये पहाड़ी पर स्थित है और सांची के स्तूप और यहाँ की व्यवस्था का जिम्मा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, या उनका एक ऑफिस भी है। और इस सांची पहुंचने का रास्ता भी बेहतर है। सांची के दर्शनीय स्थलों को घूमने के लिए यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हैं, नहीं तो खुद से भी यहाँ पर काफ़ी बातें लिखी गई हैं। तो ये जो स्तूप आप देख पा रहे हैं, ये स्तूप के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस स्तूप के बारे में जो मुझे यहाँ से जानकारी मिली, जो मैंने पढ़ा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्तूप क्रमांक 3 है और ये बिल्कुल स्तूप 1 के सामने ही है और इस पर एक छत्र लगा हुआ है। इसका व्यास और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर और 8.23 मीटर है और प्रवेश के लिए इसमें एक तोरण भी लगा हुआ है। और स्तूप की निचली वेदिका ध्वस्त सी हो गई है। लगभग 100 वर्ष पूर्व स्तूप गर्भ से सारिपुत्र और मादगलयायन नामक बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के अवशेष अस्थियां यहाँ पर मिली हैं। और ये स्तूप क्रमांक 3 है जो आप देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर ये लग पा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है तोरण के साथ में। तो ये आप ज़रूर देखें और मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार तो सांची आना बनता है और यहाँ पर अगर आप बारिश के टाइम में आएंगे तो ये देखने लायक यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं स्तूप क्रमांक 1 की तरफ, जो बिल्कुल स्तूप क्रमांक 3 के सामने ही है। और ये सबसे बड़ा स्तूप बताया गया है यहाँ का। ये सबसे बड़ा स्तूप है जो हम देख रहे हैं। इसमें भी तोरण चारों तरफ है, जैसे वहाँ पर तोरण एक तरफ था, ये तोरण चारों तरफ है। और इसका जो ब्यूटी है, इसका जो नज़ारा है, ये देखते ही बनता है। तो स्तूप क्रमांक 1 के बारे में बात करें तो हम ये चारों ओर भूमि वेदिका, चारों दिशाओं में 4 अलंकृत तोरण, मेधी वेदिका और मेधी तक पहुंचने के लिए सोपान है। जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं से उत्कीर्ण इन तोरणों का निर्माण प्रथम शती ईसा पूर्व में किया गया था। और गुप्त काल में तोरणों के सामने स्तूप से सटकर 4 बुद्ध मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। और स्तूप के सबसे ऊपर केंद्र में छत्र और इसके चारों ओर वर्गाकार हर्मिका है। लोक मान्यता अनुसार स्तूप क्रमांक 1 में बुद्ध के अस्थि अवशेष संग्रहित हैं। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमें जानने को मिली। और ये जो बताया जाता है कि ये सम्राट अशोक द्वारा ये सारे स्तूप बनाए गए थे और जब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था।
तो ये एक बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर सीखने को मिली, मुझे जानने को मिली और मैंने बहुत अच्छा यहाँ पर अनुभव किया। और इस जगह को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देगी जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर अभी आपके पास में 200 रुपये का जो नया नोट है वो है, तो एक बार आप ध्यान से अगर उस नोट को पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको स्तूप क्रमांक 1 का फ़ोटो 200 रुपये के नोट पे नज़र आएगा। तो इससे पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इस इमेज को भारत सरकार ने बैंक नोट पर लगाया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे यहाँ पर आकर पता चली। इसके अलावा अब ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये मंदिरों के अवशेष हैं जो विभिन्न मंदिर उस टाइम पे बनाए गए थे। और यहाँ ये केंद्र रहा है बहुत सालों से, केंद्र रहा था बहुत सालों से उस टाइम पे, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु आया करते थे और यहाँ पर आकर के वो सीखा करते थे, ट्रेनिंग लिया करते थे। और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा हमें लगा। ये एक और मंदिर आप देख पा रहे होंगे, इस मंदिर के बारे में भी मैंने वहाँ से पढ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह एक पार्श्व पथयुक्त ध्वस्त मंदिर है और यह मौर्य अथवा शुंग कालीन वास्तु अवशेषों पर स्थित है। ये मंदिर नंबर 18 है ये यहाँ पर। और इसके स्तंभों पर उकेरे गए अभिप्रायों के प्रतिरुद्ध महाराष्ट्र की गुफाओं में भी मिलते हैं। और 10वीं या 11वीं शती ईसा पूर्व में इसका पुनर्निर्माण के समय इस मंदिर में घने अलंकरणों से युक्त द्वार शाखाएं जड़ी गई हैं। और ये इसका जो 17th सेंचुरी एडी में इन मंदिरों का निर्माण हुआ, जो बातें मैंने यहाँ पर पढ़ी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर इसका नज़ारा देखते ही बनता है सीरियसली। आप जब एक बार यहाँ पर आएंगे और अपने 2-3 घंटे यहाँ पर बिताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी आप आएँ तो सुबह के टाइम आएंगे आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोपहर को थोड़ा धूप तेज़ हो जाएगी तो आपको फिर निकलने, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक जब ये पहाड़ी पर स्थित है तो आप दूर दूर तक जब आप देखेंगे तो आपको बहुत घने से पहाड़, पेड़, हरियाली, कोई पोल्यूशन नहीं, एक अलग सी ही शांति की अनुभूति यहाँ पर मुझे हुई। तो बस मैं यही बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप एक बार इसको एंजॉय करें, इस पूरे विहंगम दृश्य को एंजॉय करें, सांची स्तूपा को एंजॉय करें। अब जब हम सांची स्तूपर पर हैं तो यहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख को हम एक बार ज़रूर दोहराना चाहेंगे। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में आई है। इसलिए मत मानो कि किसी धर्म शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज़्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्म गुरु, आचार्य, साधु संत, ज्योतिषी की बात को आंख बूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन व अनुभूति की कसौटी पर तोलना, कसना, परखना और यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के हित लगे तो ही मानना। एक बात हम लोग जो बोला करते हैं, हमने यहाँ से सीखा कि कहीं पर भी हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करना होता, हमें गुड फेथ करना होता है। इसको अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो हमें जो है वो विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है और अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये बहुत शानदार हम लोग सांची स्तूपा के दर्शन कर पा रहे हैं और मन बहुत खुश है ये सब देखकर। तो इसको आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो जब मैं यहाँ घूम रहा था और वहाँ से मैं आने लगा तो मुझे एक भैया मिले जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बुक मिली सांची स्तूपा के बारे में। तो मैं चलते चलते आपसे कुछ यहाँ से कुछ यहाँ के बारे में जो जानकारी मिली वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध सांची का पर्यटन दृष्टि से अपना विशिष्ट महत्व है। यहाँ स्थित स्तूप, मंदिर, स्तंभ, विहार, चैत्यालय
इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में सांची बौद्ध धर्म के प्रचार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शुरुआती बौद्ध कला की सर्वोत्तम निधियां हमें सांची में ही देखने को मिलती हैं और मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित सांची भोपाल से लगभग 46, रायसेन से 23 और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सांची स्थित पहाड़ी को पुरातन काल में बेदिसगिरी, चैत्यगिरी, काकनाय इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता था। सांची स्थित पहाड़ से आसपास का परिदृश्य मन को लुभाता है। सांची के प्रारंभिक अभिलेखों में सांची का नाम काकनाय, काकना दबोट और 7वीं सदी ईस्वी के अभिलेखों के वोट श्री पर्वत उल्लेखित है। इसका बनाने का पूरा जो क्रेडिट है, पूरा जो निर्माण कार्य है वो सम्राट अशोक को जाता है और यहाँ स्थित स्तूप, स्तंभ, विहार, मंदिर, शैतालय का निर्माण तृतीय शती ईसा पूर्व से 12वीं शती ईसा पूर्व तक को निरंतर रहा। अशोक के 13वां शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने शासन काल में कलिंग राज्य पर चढ़ाई की थी। इस युग में हजारों लोग मारे गए और इस घटना ने मौर्य सम्राट अशोक को विचलित कर दिया और कलिंग युद्ध पश्चात अशोक ने कोई भी सैनिक अभियान नहीं चलाने की प्रतिज्ञा ली। पश्चाताप स्वरूप सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार में जुट गए। उन्होंने धर्म प्रचारकों की नियुक्तियां भी की और शिलालेख भी उत्कीर्ण करवाए। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने विदिशा निवासिनी सम्राज्ञी की इच्छा अनुसार ही सांची को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। उन्होंने पहाड़ी पर एक स्तूप, विहार का निर्माण एवं एकाश्म स्तंभ स्थापित कराया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए एकांत स्थल जरूरी है। इस दृष्टि से सांची उपयुक्त स्थान था। विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पहले प्रचार सांची से ही शुरू हुआ था और सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा सांची से ही बोधि वृक्ष की शाखा लेकर श्रीलंका गए थे। सांची के बौद्ध स्मारक यूनेस्को द्वारा निर्मित विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर चुके हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी अपनी रिपोर्ट में सांची के स्तूपों का उल्लेख किया है। 14वीं शती ईस्वी से 18वीं ईस्वी तक सांची के स्मारकों के विकास का कार्य गति नहीं पकड़ सका। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने इन बौद्ध स्मारकों की फिर से खोज की। इसके बाद 1822 ईस्वी में जनरल जॉनसन, 1851 ईस्वी में जनरल कनिंघम और कैप्टन मैसी, 1800 ईस्वी में मेजर कोल, 1912 से 19 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इन बौद्ध स्मारकों का अन्वेषण, उत्खनन और संरक्षण कार्य कराया। एक यहाँ पर छोटा एक म्यूज़ियम भी है और वहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सकती है। तो ये सब जानकारी मुझे यहाँ से मिली जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू। जय हिंद। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये पहाड़ हमारा रास्ता रोक के खड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पहाड़ों के बीच में से निकल करके हम परली तरफ जाएंगे। क्या होता है ये तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। इन पहाड़ों के साथ साथ चलते हैं, इन पहाड़ों के बीच में से चलते हैं। बहुत शानदार एक्सपीरियंस हो रहा है ये। पहाड़ों के बीच में से ही हाईवे निकाला है ये। पहाड़ दूर से थे, पहाड़ सब ऐसे दिख रहे थे, लेकिन बीच में से एक हाईवे निकाला। तो जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ। पहाड़ के बीच में से ये हाईवे निकाला और घाटों में से होते हुए हम बढ़ेंगे खजुराहो की तरफ।
सावधान, जंगली जानवर अचानक सड़क पर आ सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, ये तो पूरे पहाड़ों की श्रृंखला है जिसमें से अभी हमें निकलना है। अभी इसको बोलते हैं घाट एरिया। बहुत बड़ा जंगल है। मुझे याद आ रहा है, हम लोग एक बार चेन्नई वगैरह गए थे ट्रेन से, तो एमपी में से जब ट्रेन निकलती है तो लंबे लंबे जंगलों में से ट्रेन निकलती है। कुछ वैसे मिलते मिलते ही वो सीन मुझे याद आ रहे हैं सब। ऊंचे ऊंचे पहाड़ प्लेन्स। एमपी ऐसा ही है। फ्लाइट से भी जब हम लोग चेन्नई वगैरह गए हैं तो ऐसे ही घाट एरिया के ऊपर से फ्लाइट दिखती है, ऊपर जंगल ही जंगल दिखता है सब। देखो बंदर कैसे In 500 meters, slight right. छतरपुर 263, खजुराहो 259, कानपुर 423। Take the next right. In 400 meters, slight right onto National Highway 146. राहतगढ़ के जंगल है ये। तो गाइस हम लोग पन्ना जिला में एंटर कर चुके हैं और जैसा कि यहाँ बार बार लिखा आ रहा है कि टाइगर जोन है, तो हमें गाड़ी को बड़ा धीरे चलाना है क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर रोड पे बार बार टाइगर्स आ जाते हैं, तो हमें किसी जानवर को नुकसान ना हो, इसलिए हमें गाड़ी को बहुत धीरे चलाना है। और मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप पहले से बोलो, बीच में नहीं रुकना है आपने जब तक आप पन्ना पहुंच ना जाए।